नमस्कार बच्चों, उम्मीद है बेहतर तैयारी चल रही होगी आपकी। जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें ये लास्ट पेपर रहेगा 2016 का टीएसपी का, ठीक है। इसके अलावा राजूवास के जो एएचडीपी के पेपर्स हैं वो कल और परसों में मेरे ख्याल से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, 2-3 दिन में, ठीक है ना। कल से आने लग जाएंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, चिंता ना करें आप। तो 2016 का जो एलएसए का पेपर हुआ था टीएसपी का, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। जॉइंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। मसल की स्टडी को मायोलॉजी, और ब्लड वेसल और हार्ट की स्टडी एंजियोलॉजी। हार्ट की स्टडी मेनली कार्डियोलॉजी और ब्लड वेसल की बात करें तो एंजियोलॉजी, ठीक है। हड्डी के अंदर एक छिद्र है जिसमें से ब्लड वेसल और तंत्रिकाएं गुजरती हैं, उसको क्या बोलते हैं? छिद्र को बोलते हैं फोरामेन। क्या बोलते हैं? फोरामेन। और हड्डी में अगर दरार है तो उसको बोलते हैं फिशर। साइनस, हड्डी के अंदर कैविटी है जिसमें हवा भरी है, उसको बोलते हैं साइनस। और स्पाइन हम लोग पढ़ते हैं, एक नुकीला उभार जो होता है हड्डी में, उसको बोलते हैं स्पाइन। तो आंसर हो गया फोरामेन। हड्डी में अगर धसाव आ रहा है, धसाव बन रहा है, उसको फोसा कहते हैं, और आर पार छिद्र हो उसको फोरामेन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है छिद्र जिसमें से ब्लड वेसल और नर्व गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरामेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हुआ है, ठीक है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। वर्टिब्रल फार्मूला पूछा गया है गाय का। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सेम ही है, ठीक है। तो देखेंगे, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबार 6, सैक्रम 5 और कॉक्सियल। ये फार्मूला है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रूमिनेंट्स का, ठीक है। फिर नीचे देखेंगे, सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 18 है। ये फॉर्मूला है घोड़े का। लंबार जो है, ये तो इसको देखिए एक बार, हाँ, लंबार 7 और सैक्रम 3, ये है कुत्ते का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, गाय का फॉर्मूला हो गया। सर्वाइकल तो सब में जितने भी पालतू जानवर हैं 7 ही होती हैं। थोरेसिक 13 हो गई गाय में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। लंबार 6, सैक्रम 5 और कॉक्सिजियल 15 से 25, ये बड़ी रेंज याद रखेंगे आप। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी हड्डी जो है वो 4 लिम्ब में नहीं पाई जाती है? आगे के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो देखिए, ऊपर से नीचे हम आगे के पैर में बात करें तो स्कैपुला हो गई, फिर ये ह्यूमरस हो गई, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स, थर्ड फेलिंग्स, ये हो गई, ठीक है। तो आगे के पैर की हड्डी में स्कैपुला तो है, ह्यूमरस भी है, मेटाकार्पल भी है, मेटाटार्सल नहीं है। मेटाटार्सल जो है वो पीछे के पैर की हड्डी है। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट, सही कथन कौन सा है? राइट लंग जो होता है बिगर होता है लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में, ये सही सेंटेंस है। इस तरीके से लंग्स हम लोग देखते हैं, और ये हार्ट है, ठीक है। ये तो है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग, ठीक है। अगर हम गाय की बात करें तो गाय में राइट लंग में 4 लोब होते हैं, लेफ्ट में 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट साइड में थोड़ा हार्ट जो है वो सिचुएटेड रहता है, इसकी वजह से ये कुछ स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है लेफ्ट लंग का, ठीक है। तो आंसर तो ए हो गया। बाकी और ऑप्शन देखो, लेफ्ट लंग बिगर होता है, ये गलत है। दोनों लंग आकार में बराबर होते हैं, ये भी गलत है। और दोनों लंग्स के अंदर लोब इक्वल होते हैं, ये भी गलत है। लोब की संख्या राइट लंग में क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ, तो आंसर हो गया अपना ए ऑप्शन। टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन, मसल को बोन से
जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन मसल टू बोन जोड़ता है, और बोन टू बोन जोड़ता है कौन? लिगामेंट। नेक्स्ट, कौन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम मेन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मुंह हो गया, मुंह से भोजन को आपने निगला, फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक के कितने भी पार्ट हों, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एवोमेसम, ठीक है जानवरों के हिसाब से, लेकिन स्टमक तो एक ही है, पार्ट अलग अलग हो सकते हैं। फिर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें डियोडेनम, जजुनम और इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन, रेक्टम और फिर एनस। ये तो मेजर पार्ट हो गए। अब जो एसेसरी हैं जो सहायक हैं उसमें जीभ हो गई, दांत हो गए, लार ग्रंथियां हो गई, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब है। तो आप देखो फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। स्प्लिन, स्प्लिन जो है वो मेनली लिम्फॉइड सिस्टम का पार्ट है। लिम्फॉइड सिस्टम या एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। एनस और मुंह तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता ही है, तो अपना इसमें आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया स्प्लिन, स्प्लिन आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है यूरिन में। अब हीमोग्लोबिन यूरिन में आ रहा है तो क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन यूरिया। और अगर यूरिन में आरबीसी आती है तो हिमेचूरिया। आरबीसी अगर टूट रही है, आरबीसी अगर टूटती है तो हीमोलाइसिस। और अगर पस आ रहा है किस में? यूरिन में, तो क्या बोलते हैं? पाईयूरिया। तो आंसर हो गया हीमोग्लोबिन अगर यूरिन में है तो हीमोग्लोबिन यूरिया कहेंगे। पीएच ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बाकी ऑर्गन्स की भी आप याद रखो। जब कोई फीमेल हीट में होती है तो कौन सा हार्मोन ज़्यादा इफेक्टिव होता है? तो हीट के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ईस्ट्रोजन जिम्मेदार है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? E2, ईस्ट्रोजन हीट के लिए जिम्मेदार है। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ प्यूबर्टी इन गॉट, बकरी में प्यूबर्टी की एज। तो देखिए आप, अगर हम सूअर की बात करें तो सूअर में प्यूबर्टी की एज होती है लगभग 6 से 7 महीने। अगर हम कुत्ते की बात करें और भेड़ बकरी की बात करें तो इनमें प्यूबर्टी की एज लगभग 7 से 10 महीने होती है, ठीक है। अगर हम घोड़े की बात करें तो उसमें प्यूबर्टी होती है 18 महीने की। ये मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं हम एवरेज, ठीक है। 18 महीने मतलब 1.5 साल, 1.5 साल, ठीक है। अगर मैं देसी गाय की बात या गाय की बात करें अगर हम, तो 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल का मतलब हो गया 18 महीने से 24 महीने। भैंस की बात करें तो 2 से 3 साल, और ऊँट की बात करें तो 3 से 4 साल, ठीक है। ये एवरेज रहता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बकरी में, तो बकरी में लगभग 7 से 10 महीने होता है। 7 से 10 महीने में एक ही रेंज है एवरेज। ए आंसर हो गया इसमें, ठीक है। ये आप कॉमनली याद रखेंगे। अब इसमें अलग अलग बुक्स में आपको ये हो सकता है अलग अलग मिले, लेकिन ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सूअर में लगभग 6 से 7 महीने, भेड़ बकरी में लगभग 7 से 10 महीने, घोड़े की बात करें तो लगभग 18 महीने यानी कि 1.5 साल, गाय में 1.5 से 2 साल, भैंस में 2 से 3 साल, ऊँट में 3 से 4 साल। ईस्ट्रस साइकिल जो है उसको डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? तो ईस्ट्रस साइकिल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। प्रोईस्ट्रस, फिर ईस्ट्रस, फिर मेटिस्ट्रस और फिर डाईस्ट्रस, ठीक है। प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाईस्ट्रस, 4 पार्ट हो गए ईस्ट्रस साइकिल के, ठीक। इंसुलिन इज सिक्रेटेड, इंसुलिन बीटा सेल जो होती है पेनक्रियाज की,
पेनक्रियाज की बीटा सेल जो है वो इंसुलिन स्रावित करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या देखने को मिलता है? तो देखिए, प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन जिम्मेदार है प्रोजेस्टेरोन, तो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा और ईस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा? डाउन। तो लेवल जो है ईस्ट्रोजन का वो तो लो होता है और लेवल प्रोजेस्टेरोन का क्या रहता है? हाई। यही आंसर है। बाकी तो किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में बराबर ऐसे दे रखा है। बाकी प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा रहेगा और ईस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा? कम रहेगा। ये 2012 की सेंसस के अकॉर्डिंग कैमल की पॉपुलेशन राजस्थान में टोटल इंडिया की लगभग कितने परसेंट है? 82%, लेकिन ये 2012 के हिसाब से है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी कार्य को करके दिखाना क्या कहलाता है? प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट, लार्जेस्ट स्टेट लेवल एनिमल फेयर, यानी कि सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला। ठीक है, कार्तिक पशु मेला है पुष्कर। ऑडियो ऐड है, श्रव्य साधन जिससे मैसेज को सिर्फ सुना जा सके, तो सुनने के लिए सिर्फ क्या हो गया? रेडियो हो गया। भाई सिनेमा है, टेलीविज़न है, ये तो ऑडियो विजुअल है। एक्सटेंशन मटेरियल ऑन ए सिंगल पेपर, एक ही सीट पर, एक ही पेज पर, इस तरीके से ये पेज है और इस पर प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं? लीफलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लीफलेट। एक्सटेंशन एजुकेशन, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक्सटेंशन प्रसार शिक्षण, ये क्या है? एक्चुअली में क्या है? एक्सटेंशन टीचिंग है। ये है एक्सटेंशन टीचिंग। ठीक है, एक्सटेंशन टीचिंग के 6 स्टेप होते हैं एडकास्ट के नाम से। ठीक है, अब इसमें देखो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंशन नीचे दिया हुआ है प्रसार शिक्षण, एक्सटेंशन टीचिंग। तो आप याद रखेंगे एक्सटेंशन टीचिंग के 6 पायदान होते हैं। किसी भी कार्यक्रम या किसी योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, एक तो व्यापक प्रचार होना चाहिए, भाई लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, लोग खुद जो हैं वो जन भागीदारी हो, यानी कि मिलजुल कर उसमें भाग लें। दोनों ए एंड बी, ये ज़्यादा सही है। भाई प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले और फिर लोग उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, तभी जाकर कोई कार्यक्रम सफल होगा। तो दोनों आंसर जाएगा सी ऑप्शन। 2012 की सेंसस के हिसाब से राजस्थान में सबसे ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन जो है वो किस ज़िले में है? ठीक है, तो ये 2012 के हिसाब से पूछा गया है। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 2019, यानी कि जो 20वीं जो सेंसस है, 20वीं जो पशुगणना है 2019, उसके हिसाब से है बीकानेर, और बाकी इस 12 के हिसाब से आंसर गया था उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट, बीमारी जो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलती है, तो देखिए कीटोसिस, मिल्क फीवर और मैस्टाइटिस, ये 3 बीमारियां जो हैं वो मेनली किस में होती हैं? फीमेल में होती हैं, मेनली फीमेल में होती हैं। और ब्रुसेलोसिस मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। ठीक है भाई, मैस्टाइटिस अडर में इन्फेक्शन हो रहा है, अडर फीमेल में होगा। मिल्क फीवर, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, पार्चुरेशन के बाद होती है। और कीटोसिस के केस मेल फीमेल में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना किस में रहती है? वो फीमेल में रहती है। तो आंसर जाएगा ब्रुसेलोसिस। कंटेजियस डिजीज है जो स्प्रेड हो रही है स्पेसिफिक मैनर में लार्ज नंबर ऑफ एनिमल जो हैं स्मॉल एरिया में, यानी कि एक संक्रामक बीमारी है जो एक छोटे क्षेत्र में पशुओं को बड़ी संख्या में प्रभावित कर रही है। एक छोटा क्षेत्रफल है और ज़्यादा संख्या में जानवर प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? एंडेमिक। और एंडेमिक को क्या बोलते हैं? एंजूटिक। लेकिन यहाँ ऑप्शन में एंडेमिक भी है और एंजूटिक भी है। अब देखो आप, अगर ऐसा हो तो ज़्यादा सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? एंजूटिक होना चाहिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलेगा। एंडेमिक एंजूटिक दोनों ही ठीक हैं इसमें, वैसे देखें तो हम, ठीक है ना।
मैं बोथ लिख देता हूँ, बाकी एनिमल जो पॉपुलेशन है उसमें एंजूटिक टर्म ज़्यादा काम में ली जाती है, एंडेमिक जनरली इंसानों में काम में लेते हैं। जिंजीवाइटिस, मसूड़ों में सूजन को बोलते हैं जिंजीवाइटिस। जीभ में सूजन ग्लोसाइटिस, कान में ओटाइटिस, आँख में ऑप्थेल्माइटिस। ठीक है, मसूड़ों में सूजन हो गई जिंजीवाइटिस। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वोलेटाइल फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस हो रही है। मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस हो रही है तो मेटाबॉलिक डिजीज ही होगी कोई। ठीक है, एनीमिया तो आयरन की कमी से होता है, पाइका फास्फोरस की कमी से होता है, ये भी। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है, ये भी गलत हो गया। एक ही बचा कीटोसिस, हम लोग पढ़ते हैं ये चीज़। तो कीटोसिस जो है वो ग्लूकोज की कमी से होती है या वोलेटाइल फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी की वजह से होती है। प्राकृतिक छिद्र है, नाक है, मुंह है, एनस है, इससे काले रंग का रक्त बाहर आ रहा है, तो डेथ किससे हुई है? एंथ्रेक्स से। ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई कारक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई टिटनस, पास्चुरेला मल्टूसीडा हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया एचएस, ब्रुसेला अबोर्टस ब्रुसेलोसिस। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, रेबीज का लक्षण है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए ब्लड प्रोटोजोअन डिजीज, यानी कि ब्लड प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आप देखो इसमें साल्मोनेला जो है वो साल्मोनेलोसिस जो है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। बाकी देख लो, एनाप्लाज्मोसिस एनाप्लाज्मा से होती है, बवेसियोसिस एनाप्लाज्मा में भी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, बवेसियोसिस में भी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, यानी कि आरबीसी टूट रही है, ब्लड में पाया जा रहा है। थैलेरिया एन्यूलाटा डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो ब्लड में है। फ्रैक्चर जिसमें आसपास की मसल डैमेज हो रही हैं और ब्लड वेसल भी डैमेज हो रही हैं। देखिए, स्किन नष्ट हो गई, फेसिया, मसल, ब्लड वेसल, नर्व सप्लाई, टिश्यू और हड्डी भी टूट गई। ये है कंपाउंड फ्रैक्चर। क्या है? कंपाउंड फ्रैक्चर। और अगर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से प्रहार किया जाए, सिर्फ हड्डी टूटी है और बाहर से स्किन इंटैक्ट है, सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे उसे। ऑटोक्लेव जो है वो काम करता है मॉइस्ट हीट के प्रिंसिपल पर या स्टीम अंडर प्रेशर, प्रेशर कुकर जैसे काम करता है। लिग्नोकेन क्या है? लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल एनेस्थेटिक है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन कोई लीडोकेन कहते हैं, जाइलोकेन के नाम से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल, यानी कि कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है कि एब्जॉर्बेबल कौन सा है। तो देखिए, सिल्क वर्म की गट, सिल्क रेशम का धागा, लिनन कपास की अच्छी क्वालिटी का कपास, तो आंसर क्या हो गया? कैटगट हो गया। कैटगट जो है वो एब्जॉर्बेबल है, बाकी सब नॉन एब्जॉर्बेबल हैं। डी बडिंग की अप्रोप्रिएट एज, सींग रोधन की उचित उम्र क्या है? 4 से 10 दिन या 3 से 10 दिन, एक ही बात है। ट्रोकार कैनुला जनरली काम में लिया जाता है कैटल में, किसके उपचार में? तो आफरा के उपचार में काम में लेते हैं। टिम्पेनी, रूमन से गैस को बाहर निकालने के लिए लेफ्ट पैरालंबार फोसा में अप्लाई करते हैं इसे। डॉकिंग, डॉकिंग का मतलब होता है जानवर को सुंदर दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए पूंछ को काटना। एक घाव हुआ है बुलेट की वजह से या शार्प पॉइंटेड वेपन की वजह से। ठीक है, अब देखो, बुलेट की वजह से, गोली की वजह से हुआ तो गन शॉट वुंड होगा, लेकिन गन शॉट वुंड ऑप्शन में नहीं है।
शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, एक नुकीला हथियार है। अब नुकीले हथियार से अगर लंबा नुकीला हथियार होगा तो उससे तो पेनिट्रेटिंग वुंड होता है, और छोटा नुकीला हथियार है तो पंचर वुंड होता है। आंसर क्या हो जाएगा? पंचर वुंड। भाई धारदार होगा तब इंसाइज होगा, ये गलत हो गया। कंटूजन तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है, ये गलत हो गया। लेसरेटेड कटीले तारों से, कटीली झाड़ियों से होता है, तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया, पंचर्ड वुंड। क्रूड फाइबर इन कंसंट्रेट, यानी कि जो दाना होता है, दाने के अंदर क्रूड फाइबर कितना होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि दाने में क्रूड फाइबर 18% से क्या होता है? कम होता है, और टीडीएन 60% से ज़्यादा होता है। तो क्रूड फाइबर दाने में 18% से कम और टीडीएन 60% से ज़्यादा, सही सेंटेंस है। अब देखो रफेज और कंसंट्रेट से फिर यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। सही सेंटेंस देखेंगे, चारे में क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा होता है और टीडीएन 60% से कम होता है, सही सेंटेंस है ये, सही पूछ रहा है। उपरोक्त सभी इसमें कहीं है नहीं, तो यही आंसर है। बाकी और देख लो, रफेज में क्रूड फाइबर 18% से कम, ये तो गलत हो गया। दाने में क्रूड फाइबर 18% से अधिक, ये गलत हो गया। दाने में क्रूड फाइबर 18% से कम और टीडीएन 60% से कम, तो क्रूड फाइबर तो 18% से कम होता है लेकिन टीडीएन 60% से ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो वो तो एक ही आंसर होगा, ठीक है, कि साहब चारे में क्रूड फाइबर जो है वो 18% से ज़्यादा होता है और टीडीएन 60% से कम होती है। कैलोरी 1 ग्राम फैट से, तो 1 ग्राम फैट से कितनी? 9.4 या 9.3 जो भी है, ठीक है। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी के आसपास। अब पूछा गया है कि सर्वाधिक टीडीएन वाली पत्तियां कौन सी हैं। अब ये टोटल रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप याद रखेंगे बोर्ड ने इसका आंसर सुबबूल माना था, ठीक है ना। और कुछ जगह जो है वो बेर की पत्तियां भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप सुबबूल मान लो इसमें, बाकी ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटली नॉनसेंस क्वेश्चन है। हे बनाने में, अच्छा, हे बनाते समय मॉइस्चर जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है। सीधी सीधी बात ये है, पूछना चाह रहा है कि हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो 12 से 14% होती है। तो 12 से 14% है, इसका मतलब 15% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा है कि नमी की मात्रा कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्मल होनी कितनी चाहिए? 12 से 14% होनी चाहिए, यानी कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गुड साइलेज में फीडिंग वैल्यू ग्रीन फॉडर की कितने % कंजर्व रह जाती है, यानी कि हरे चारे का कितना % पोषक मान संरक्षित रह जाता है, तो 80 से 85% साइलेज बनाते समय। कुछ तो लॉस होगा, 80 से 85% जो है वो एक तरीके से कंजर्व रह जाती है न्यूट्रिटिव वैल्यू। भैंस को प्रत्येक 100 किलो शरीर के वजन पर कितना देते हैं? 3 किलो देते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। देसी गाय की बात करें, देसी गाय की अगर हम बात करें तो देसी गाय को तो देते हैं 100 किलो शरीर के वजन पर 2.5 किलो, यानी कि 2.5%। और अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस को देते हैं 3%, यानी कि 100 किलो शरीर के वजन पर 3 किलो ड्राई मैटर, ठीक है। एंजाइम जो स्टार्च और अदर कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम पूछा है, एमाइलेज है। स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। बाकी लाइपेज फैट पर काम करता है, प्रोटीएज प्रोटीन पर काम करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? एमाइलेज है। फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन जो हम एनिमल हाउस को, जानवरों के फार्म को निसंक्रमित करने के काम में लेते हैं, तो 2 से 5%, ठीक है। डीप लिटर हाउसिंग सिस्टम में कितने पक्षियों को रखा जाता है? तो डीप लिटर में हम मेनली ब्रॉयलर के लिए काम में लेते हैं, और ब्रूडर यूनिट जो होती है या ब्रूडिंग यूनिट जो होती है वो 250 चूजों की होती है। तो एक लॉट में 250 चूजे।
7 दिन के चूजे में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? तो 7 दिन के टीके में 7 दिन की उम्र पर 7 दिन की उम्र पर लासोटा वैक्सीन लगाते हैं। लासोटा या इसी को बोलते हैं एफ स्ट्रेन वैक्सीन। लासोटा वैक्सीन या एफ स्ट्रेन वैक्सीन ये रानीखेत की वैक्सीन है। अब इसका जो प्राइमरी जो दिया जाता है वो तो दिया जाता है 7 दिन की उम्र पर, और बूस्टर डोज दी जाती है 4 से 5 सप्ताह की उम्र पर। तो अब इसमें तो 7 दिन पूछा गया है, तो रानीखेत की लासोटा वैक्सीन या एफ स्ट्रेन वैक्सीन। बछड़ों में सींग रोधन के लिए कौन सा केमिकल काम में लेते हैं? तो कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास। ठीक है, अब इसमें सिर्फ कास्टिक सोडा ही दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया की वैक्सीन जो है वो गाय में कब लगाई जाती है? तो ये हमने पढ़ा है, HS, BQ और ET। गलघोंटू, लंगड़ा बुखार और एंटेरोटॉक्सीमिया फड़किया रोग, ये तीनों बीमारियां कब होती हैं? मानसून सीजन में होती हैं। तो टीकाकरण कब करेंगे? टीकाकरण करेंगे मई जून में, मानसून से पहले बीमारी होती है मेनली, तो मई जून में करेंगे, मानसून से पहले भाई, क्योंकि बीमारी मानसून सीजन में हो रही है, तो मानसून से पहले, बीमारी होने से पहले टीकाकरण किया जाता है। फैरोइंग क्या है? अब देखिए, ये एक्ट ऑफ मैटिंग, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो फैरोइंग जो है वो प्रसव क्रिया है किसमें? सूरी में। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन सौ। बाकी एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन ईव, भेड़ में लैम्ब पैदा होता है तो क्या बोलेंगे? लैम्बिंग। बकरी में किड पैदा होता है तो किडिंग बोलेंगे। घोड़ी में फोल पैदा होता है तो फोलिंग बोलेंगे। आंसर हो गया एक्ट ऑफ पार्चुरेशन 100 के अंदर फैरोइंग। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान की ब्रीड फाइनेस्ट वूल जिसमें होती है, फाइन वूल किस में होती है? राजस्थान में चोकला में होती है। ठीक है, चोखला है, चोकला बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, रोमन नोज पाई जाती है इसमें। सीकर, चूरू, झुंझुनू से ओरिजिन है। ऊंट प्रत्येक दिन में पीने के पानी की आवश्यकता कितनी है? तो 20 से 40 लीटर, और स्टैंडर्ड 18 से 36 लीटर हम लोग पढ़ते हैं, बाकी तो इसी रेंज में ही है। क्रोमोसोम से देखिए हर बार क्वेश्चन आता है। गाय में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 60 है। 62 किस में है? तो गधे में। 64 किस में है? घोड़े में। 54 किस में है? भेड़ में। हाउ मेनी स्टेज इन माइटोसिस? समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब देखिए आप, होता क्या है, अगर हम नॉर्मली देखें तो माइटोसिस जो होता है ना, इस तरीके से माइटोसिस एम फेज जो होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। यही है एम फेज माइटोसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस जो है इसकी 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, और ये जो बच गया ना, ये है इंटरफेज। इंटरफेज जो है वो डिवीजन का पार्ट नहीं है, वो कोशिका चक्र का तो भाग है, लेकिन जिसको हम लोग एम फेज कहते हैं ना, एम फेज ये है एम फेज। एम का मतलब होता है माइटोसिस फेज। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन में वैसे तो एक तरीके से 2 ही हुई, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, लेकिन 2 तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब आप देखो आंसर क्या जाएगा। 4 तो ये मान ली हमने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और एक हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। बोर्ड ने तो इसका आंसर 6 माना था। ठीक है, लेकिन 6 इसका आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटरफेज जो है वो माइटोसिस की अवस्था नहीं है। एक माइटोसिस खत्म हो गई, दूसरी शुरू होगी, उसके बीच में होता है इंटरफेज। तो अब इसमें सबसे सही आंसर इन ऑप्शन के हिसाब से क्या जाना चाहिए? 5 जाना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट देखेंगे,
फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये हमने पढ़ाई है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, और फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग जे.एल. लस को बोलते हैं, ये हमने समझा है। सगे भाई बहनों में अगर प्रजनन कराया जा रहा है तो खास भाई बहनों में अगर प्रजनन है तो इनब्रीडिंग अंतः प्रजनन, और अंतः प्रजनन में भी क्लोज ब्रीडिंग। आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज रिलेटिव है तो क्लोज ब्रीडिंग। अब हाँ, नेक्स्ट देखेंगे ब्रीडिंग मेथड जिससे नई ब्रीड तैयार होती है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ लो। नई ब्रीड जो तैयार होती है वो तैयार होती है क्रॉस ब्रीडिंग से। अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए नई ब्रीड तैयार करनी हो तो क्रॉस ब्रीडिंग। क्वेश्चन में दिया गया हो प्योर ब्रीड तैयार करनी हो तो ग्रेडिंग अप। क्वेश्चन में दिया हो प्योर लाइन तैयार करनी है तो लाइन ब्रीडिंग। और लाइन ब्रीडिंग किसका प्रकार है? इन ब्रीडिंग का, अंतः प्रजनन का प्रकार है। टेस्ट में आपके क्वेश्चन पूछा गया था और वो कंफ्यूजन के लिए ही दिया गया था कि साहब गाय की प्योर लाइन तैयार करनी है तो कौन सी टेक्निक होगी। अब प्योर सुनते ही लाइन वाइन तो अपन ने देखी नहीं। प्योर का मतलब हमने सिर्फ क्या मान लिया? ग्रेडिंग अप। प्योर ब्रीड तैयार करने के लिए ग्रेडिंग अप काम आती है। प्योर लाइन तैयार करनी हो तो लाइन ब्रीडिंग, और लाइन ब्रीडिंग किसका प्रकार है? इन ब्रीडिंग का। तो लाइन ब्रीडिंग ऑप्शन में हो तो लाइन ब्रीडिंग ज़्यादा सही आंसर है, और लाइन ब्रीडिंग ऑप्शन में नहीं हो तो इन ब्रीडिंग आंसर जाएगा। तो नई ब्रीड तैयार करनी हो तो क्रॉस ब्रीडिंग, प्योर ब्रीड तैयार करनी हो तो ग्रेडिंग अप, 7 से 8वीं पीढ़ी में प्योर ब्रीड तैयार होती है, और प्योर लाइन तैयार करनी हो तो लाइन ब्रीडिंग, और लाइन ब्रीडिंग प्रकार है किसका? इन ब्रीडिंग का। हेरिटेबिलिटी रिपीटेबिलिटी अपने सिलेबस में नहीं है, या आउट ऑफ सिलेबस था, तो हेरिटेबिलिटी भी जो है वो हम H² से डिनोट करते हैं। खैर, आरएनए में यूरेसिल रिप्लेस करता है कौन से नाइट्रोजन क्षारक को? यानी कि यूरेसिल किसके स्थान पर पाया जाता है? थाइमीन के स्थान पर पाया जाता है। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए की खोज पूछी जाए तो फ्रेडरिक मिशर, ये आंसर जाएगा। दोनों चीजें अलग हैं। डीएनए की खोज पूछी जाए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए फ्रेडरिक मिशर ने, और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है ना। टी शेप का यूटरस किसमें होता है? तो टी शेप का यूटरस होता है घोड़ी में। कुतिया में होता है वी शेप का यूटरस, और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें कैसा होता है? वाई शेप। रोमंथी जानवरों में वाई शेप, कुतिया में वी शेप, और घोड़ी में टी शेप। किसमें कोटिलिडनरी प्लेसेंटा पाया जाता है? कोटिलिडनरी प्लेसेंटा जो है वो रोमंथी जानवरों में पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है कि कोटिलिडनरी प्लेसेंटा किसमें नहीं पाया जाता है? तो गाय, बकरी और भेड़ में तो पाया जाता है, इनमें तो कोटिलिडनरी प्लेसेंटा है। ये आंसर हो गया। घोड़ी में कैसा प्लेसेंटा होता है? डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है। फीमेल हु नेवर कंसीव्ड, ऐसी मादा जो एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है। इसका मतलब नल यानी कि 0, तो आंसर जाता है नलीपेरा। ठीक है। यूनिपेरा का मतलब होता है जो एक बार में एक ही बच्चा पैदा करे। जैसे गाय, भैंस जनरली एक बच्चे को जन्म देती हैं तो यूनिपेरा बोलते हैं। कुतिया, बिल्ली, सूरी कई सारे बच्चों को जन्म देती हैं एक बार में तो मल्टीपेरा बोलते हैं। ठीक है। प्राइमीपेरा का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, जैसे बोलते हैं ना प्राइम टाइम, यानी कि पहली बार।
फर्स्ट टाइम जो कंसीव हो रही है या फर्स्ट टाइम जो बच्चे को जन्म देने जा रही है उसको बोलते हैं प्राइमीपेरा। एक टर्म आती है प्लूरीपेरा, जो दो या फिर दो से ज्यादा बार बच्चे को जन्म दे चुकी हो। पहली बार जो बच्चे को जन्म देने जा रही है वो प्राइमीपेरा, और प्लूरल टर्म कई के लिए आती है। तो जो कई बार बच्चे को जन्म दे चुकी है, यानी कि एक बच्चे को जन्म दे दिया, फिर अगली प्रेगनेंसी में फिर दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया, फिर अगली प्रेगनेंसी में तीसरे बच्चे को जन्म दे दिया, तो उसको बोलेंगे प्लूरीपेरा। दो या दो से ज़्यादा बार जो बच्चे को जन्म दे चुकी है, या जिसमें दो या दो से ज़्यादा बार गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी हो चुकी है, या जो दो या दो से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसको बोलते हैं प्लूरीपेरा। जो पहली बार प्रेग्नेंट है उसको बोलते हैं प्राइमीपेरा। जो एक बच्चे को जन्म देती है वो यूनिपेरा, जो कई सारे बच्चों को जन्म देती है वो मल्टीपेरा, और जिसने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो है नलीपेरा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें खासकर ये आप अलग से याद रखेंगे। प्लूरीपेरा का मतलब, प्राइम का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जो बच्चे को जन्म देने जा रही हो, और प्लूरी जो दो या दो से ज़्यादा बार जिसने या तो प्रेग्नेंट हुई हो या बच्चे को जन्म दिया हो। बैंग डिजीज या अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर या भूमध्य सागरीय बुखार, मेडिटेरेनियन फीवर किसे कहा जाता है? ब्रुसेलोसिस को। डॉग सिटिंग टाइप का जो डिस्टोकिया होता है उसमें क्या स्थिति देखने को मिलती है? तो देखिए क्या होता है डॉग सिटिंग में, ये है, ये स्थिति होती है डॉग सिटिंग में। देखिए ये माना पूंछ है, ठीक है, ये स्थिति होती है, ये मुंह है। अब समझिए, फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइंड लिम्ब, पीछे के पैर जो हैं वो आगे की ओर फैले होते हैं। ये सेंटेंस तो सही है, पीछे के पैर हों चाहे आगे के पैर हों, सब आगे की तो ओर हैं। ठीक है, वेजाइनल पाल्पेशन करते हैं, चारों पैर और मुंह एक साथ पाल्पेट होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है? सही सेंटेंस पूछा है, तो यही है सही। तो बाकी दूसरा देख लो, बैकवर्ड एक्सटेंशन ऑफ फोर लिम्ब, कि आगे के पैर पीछे की ओर हैं, तो पीछे की ओर नहीं है, आगे की ओर ही हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। हेड आगे के दोनों पैरों के बीच में होता है, ये भी नहीं है सही, तो एक ही सही है। चारों पैर आगे की ओर हैं, आगे की ओर मतलब बर्थ कैनाल की ओर, वेजाइना की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, ये है डॉग सिटिंग कंडीशन। हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है, ये भी रिपीट है क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्ट्रॉन आंसर हो गया। लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, मधुचक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? डाईस्ट्रस है, और सबसे छोटी ईस्ट्रस होती है जनरली। फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हाउ मच सीमन इज प्रेजेंट इन मिनी स्ट्रो। मिनी स्ट्रो की बात कर रहे हैं, तो बात किसकी हो रही है? फ्रेंच मिनी की। फ्रेंच मिनी स्ट्रो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, वॉल्यूम होता है 0.25 ml। ठीक है, और बनी किसकी होती है? पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड की। स्टडी ऑफ सोर्स, मेडिसिन के सोर्स की स्टडी करना कि मेडिसिन कहाँ से प्राप्त हुई है, सोर्स की स्टडी करना कहलाता है फार्मेकोग्नोसी। क्या कहलाता है? फार्मेकोग्नोसी। और फार्मेकोडायनेमिक्स, ड्रग जो शरीर पर काम कर रही है वो डायनेमिक्स, और शरीर जो ड्रग पर काम कर रहा है फार्मेकोकाइनेटिक्स। BID, बेसिनिडे, दिन में 2 बार। मेडिसिन जो सलाइवेशन को इंक्रीज करती है, लार के सिक्रेशन को बढ़ाती है, तो लार के लिए टर्म आती है सियालेगोग। ठीक है, स्टोमैकिक्स क्या काम करेगी? स्टमक के अंदर संकुचन को बढ़ाएगी ताकि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ सके। ठीक है, आंसर हो गया सियालेगोग। उपचार पर्ची के कौन से भाग में निर्देश दिया जाता है कि औषधि कब देनी है और कैसे देनी है? औषधि कब देनी है और किस मार्ग से देनी है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर।
वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं, तो रिलैक्स कौन करती हैं? टोकोलाइटिक्स। तो रिलैक्स करती हैं टोकोलाइटिक्स। और गर्भाशय की मसल में संकुचन को तेज करती हैं एक्बॉलिक्स। सेक्सुअल लिबिडो को बढ़ाती हैं एफ्रोडिसियाक। और यूरिन की निकासी को तेज करती हैं या यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाती हैं डायूरेटिक्स। आंसर हो जाएगा टोकोलाइटिक्स। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि प्रयोग में ली जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ानी हो या ब्लड की मात्रा बढ़ानी हो, तो ब्लड के बनाने की या ब्लड के बनने की प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा, हीमोपोइसिस को बढ़ाना पड़ेगा। और हीमोपोइसिस को कौन बढ़ाती है? हेमेटोनिक्स। हेमेटोनिक्स उन ड्रग को कहते हैं जो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करती हैं। और हीमोस्टेटिक जो ब्लीडिंग को रोकती हैं। ये क्या है? ये ब्लीडिंग को रोकती हैं। और हेमेटोनिक्स ये हीमोपोइसिस कराती हैं, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करती हैं। तो इनको तो हम एनीमिया के उपचार में काम में लेते हैं। एंटीडोट पूछा है स्नेक वेनम में, सांप के जहर में एंटीडोट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट काम में लेते हैं, ठीक है ना, KMnO4। पूछा गया है कि कौन सा मिनरल कंपाउंड हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। साइनोकोबालेमिन यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है कितना? 4%। तो कोबाल्ट क्लोराइड आंसर चला जाएगा, विटामिन B12 के बनने की प्रक्रिया में जो मदद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो प्रीवियस ईयर्स के LSA के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आजकल तो नाम LSI हो गया, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, ठीक है, वो यहाँ पूरा होते हैं। और इस तरीके से आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, तनाव नहीं लेना है। थैंक यू सो मच।